फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये जनरली बहुत इजी टॉपिक होता है समझने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन है जो कहती है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर्स ट्रांसफर्स और agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक। दूसरी बात कि सेलर होता है एक पार्टी और एक पार्टी होता है बायर। और ये जो भी गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुड्स जो है आपका सब्जेक्ट मैटर होता है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो यहाँ पे गुड्स तो होगा ही होगा, और वो गुड्स जो है आपकी प्राइस के लिए होंगे और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, तो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये जितने पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, जितने वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं, ये मिला के आपके कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल बनता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल कहा जाता है। तो पहला क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसमें करीब 10 एसेंशियल्स पढ़े थे, वो सब यहाँ पे हों। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब आपके इसी पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हम लोग पढ़ते थे 10 एसेंशियल्स, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो गए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा है टू पार्टीज होंगी। तो टू पार्टीज कौन कौन सी होंगी? एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। क्योंकि एक पार्टी प्रोडक्ट या गुड्स बेच रही है, दूसरी खरीद रही है, बिना उसके काम होगा नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी मत समझिएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। क्लियर है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक कार है, मैंने आपको दी थोड़े दिनों के लिए चलाने के, तो पोजेशन ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप नहीं हुई। लेकिन अगर वही कार को मैं बेच रहा हूं आपको और आरटीओ से जाके जो है पेपर्स ट्रांसफर करा रहे हैं और आप उसके लिए मेरे को कुछ पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। और गुड्स तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो गुड्स का मतलब हो गया जितनी भी चीजें आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो सब आपके गुड्स ही होंगे। मतलब मूवेबल इन नेचर विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है प्राइस। तो जब भी सेल होगा उसमें पैसे का लेन देन होगा, मतलब कंसिडरेशन क्या होगा, मनी हमेशा होगा। ठीक, मान लीजिए जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि बार्टर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अनदर गुड्स, तो वो आपका सेल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो क्या होगा, बार्टर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज होगा। सेल में क्या होगा कि मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, आप उसके लिए कंसिडरेशन में मनी पे कर रहे हैं। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं, बहुत ईजी है, आप इसको याद कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मेनिया विद मनीष।